नमस्कार दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 हमास के इजराइल पर आतंकवादी हमले के बाद इजराइल ने जिस तरह से गाजा पर कहर बरपाया है, जिसकी गवाह पूरी दुनिया है। इतने बम बरसाए गए हैं कि दुनिया देखकर दंग रह गई है। दुनिया को लगने लगा है कि ये अब बहुत ज्यादा हो रहा है। हजारों आम नागरिक मारे जा रहे हैं, जिसमें बच्चे महिलाएं सबसे ज्यादा हैं। यही सब देखकर हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब बोल पड़े। इन्होंने गाजा के आम नागरिक और फिलिस्तीन के लोगों का बचाव करते हुए बोला, यहाँ आप देख सकते हैं, फिलिस्तीनीज हैज बीन डिनाइड देयर होमलैंड। ये सब भारत ने इसलिए बोला क्योंकि जो कुछ भी अब इजराइल हमास वॉर में हो रहा है, वो अब दुनिया के किसी भी देश के लिए स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। आम नागरिक मारे जा रहे हैं, जबकि लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। हॉस्पिटल या तो तबाह हो चुके हैं या जो बचे हैं उनके पास दवाइयां की कमी है। यहाँ तक कि जो मानवीय सहायता दुनिया के देशों द्वारा गाजा को भेजा जा रहा है, उनको रोक दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मानवीय सहायता को हेलीकॉप्टर द्वारा आसमान से गिराया जा रहा है, पर वहां भी हमले हो जा रहे हैं। यह सब देखकर अब इजराइल के करीबी देश भी इजराइल पर दबाव बनाना शुरू कर रहे हैं कि बस बहुत हो गया है, अब इजराइल को युद्ध रोक देना चाहिए और सीज फायर कर लेना चाहिए। हुआ क्या है कि रिसेंट में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब से जब मलेशिया में इजराइल और हमास युद्ध के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे और लगभग 250 लोगों को किडनैप कर लिया गया था, वो आतंकवाद था। इसकी निंदा करनी चाहिए। इसके बाद जो हुआ उसका क्या? चलो, इजराइल ने गुस्से में अपने हिसाब से जो भी एक्शन गाजा में लिया, पर अब जो एक्शन लिया जाना चाहिए उसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुसार ही होना चाहिए। पर हो क्या रहा है? पूरे गाजा में अंधाधुंध बमबारी हो रही है, किसी की परवाह नहीं किया जा रहा है। इसीलिए भारत को यह बात बोलनी पड़ी कि आपको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को ध्यान में रखकर एक्शन लेना होगा। उसके बाद जयशंकर साहब ने बहुत बड़ी बात बोल दी, द फिलिस्तीनीज हैज बीन डिनाइड देयर राइट्स एंड होमलैंड, यानी फिलिस्तीनियों को उनके अधिकारों और मातृभूमि से वंचित कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि फिलिस्तीन नाम का एक देश होना चाहिए था और उनको सारे अधिकार मिलने चाहिए जो एग्रीमेंट में हुआ था। जो एग्रीमेंट हुआ था इजराइल फिलिस्तीन के बीच में 2 स्टेट सोल्यूशन का, वो प्रॉपर लागू होना चाहिए था। और यही नहीं, भारत भी इस 2 स्टेट सोल्यूशन एग्रीमेंट को सपोर्ट करता है। पर सवाल यह है कि 2 स्टेट सोल्यूशन एग्रीमेंट आखिर है क्या? आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में इस एग्रीमेंट में क्या डील हुई थी? आखिर इस समय चल रहे इजराइल और हमास युद्ध के पीछे कहानी क्या है? एक समय पर फिलिस्तीनी लोगों का देश आज कैसे यहूदियों का देश इजराइल बन गया है? आइए जानते हैं डिटेल से और आसान भाषा में। कहानी की शुरुआत कई दशक पहले होती है, जब फिलिस्तीन पर अंग्रेजों का रूल हुआ करता था। दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। पूरे यूरोप में, खासकर हिटलर के जर्मनी में, यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था। यहूदी यूरोप छोड़कर भाग रहे थे, खुद को बचाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहे थे। तभी इसी बीच यहूदी भागकर फिलिस्तीन आने लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहूदी लोग इस जगह को अपने धर्म से जुड़ा हुआ मानते हैं। आज के इजराइल में एक शहर है यरूशलेम, जिसको मुसलमान, ईसाई, यहूदी तीनों अपना सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। यहूदियों के भागकर फिलिस्तीन में बस जाने के बाद पहले से रह रहे फिलिस्तीनी अरब के लोग और यहूदियों के बीच टकराव होने लगता है और यह संघर्ष बढ़कर सिविल वार का रूप ले लेता है, जिसके बाद साल 1947 में यूनाइटेड नेशन को बीच में आना पड़ता है और फिलिस्तीन को 2 भाग में बांटने का प्रस्ताव लाना पड़ता है, जिसमें एक राज्य में अरब के लोग और दूसरे में यहूदियों को बसने का प्रस्ताव बनाया जाता है और कुछ हिस्से को इन दोनों देशों से अलग रखा जाता है, जिसमें पवित्र शहर यरूशलेम और बेथलेहम शहर शामिल थे। ये योजना यहूदी नेताओं को पसंद आती है और यहूदी द्वारा इनको मान लिया जाता है, जिसमें यहूदियों को पूरे फिलिस्तीन का 56% एरिया मिल जाता है। इतनी बड़ी जमीन यहूदियों को दिए जाने पर अरब लीग सहमत नहीं हुआ और इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अरब लीग खुश नहीं था और गुस्से में था। तभी अगले ही साल 14 मई 1948 को इजराइल को एक आजाद देश के तौर पर घोषित कर दिया जाता है। इस खबर से अरब लीग में बेचैनी बढ़ गई। इजराइल से सटे अरब देश बौखला गए और केवल एक दिन बाद 5 अरब देशों ने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला बोल दिया, जिसे फर्स्ट अरब इजरायली वार के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से इजिप्ट, आज का जॉर्डन, सीरिया, इराक और सहयोगी देश की सेनाएं फिलिस्तीन में घुस जाती हैं और ये सेनाएं यहूदियों के इलाके में हमला करना शुरू कर देती हैं। 10 महीने तक भयानक युद्ध चलता है, जिसमें ज्यूज यानी यहूदियों की जीत होती है, जिसके बाद यहूदियों को बंटवारे के टाइम मिली अपनी जमीनों पर तो कब्जा मिल जाता है। इसके अलावा फिलिस्तीनी अरब के लोगों को जो जगह मिली थी, उस इलाके पर भी 60% जगहों पर यहूदियों को कब्जा हो जाता है। इसके अलावा यरूशलेम शहर, जिसे न तो यहूदियों को दिया गया था न तो फिलिस्तीनियों को दिया गया था, इस शहर के पश्चिमी इलाके पर भी यहूदियों का कब्जा हो जाता है। यानी कि अब इजराइल के पास फिलिस्तीन का लगभग 77% हिस्सा था। जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, आज उनके पास आधे से ज्यादा फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जा हो जाता है और बाकी जो हिस्से बचे थे उनके कुछ हिस्सों पर जॉर्डन का कब्जा हो जाता है, जिसे आज हम वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा यरूशलेम के पूर्वी इलाकों पर भी जॉर्डन का ही कब्जा हो जाता है और जिस हिस्सों पर इजिप्ट ने कब्जा कर लिया था, उसे आज गाजा स्ट्रिप के नाम से जाना जाता है। आज की डेट में इजराइल इसी गाजा स्ट्रिप पर बमबारी कर रहा है।
इस पहले अरब इजराइल युद्ध के बाद लगभग 7 लाख फलस्तीनी लोग या तो भाग गए या तो उन्हें घर से निकाल दिया गया, जिसके बाद वो लोग भागकर जॉर्डन, लेबनान, सीरिया के साथ साथ गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में पहुंच गए और किसी तरह वहां रहना शुरू कर दिया। इस युद्ध में मिली हार को अरब पचा नहीं पा रहा था और इजराइल को घेरने में लगा रहा। और फिर क्या, इजिप्ट और सऊदी अरब मिलकर इजराइल को स्विज कनाल और गल्फ अकाबा से होते हुए स्ट्रेट ऑफ तिरानसे से निकलने पर इजराइल की पाबंदी लगा दी। ये पूरा इलाका अरब देशों के बॉर्डर से सटे हुए थे, जिसकी वजह से इजराइल को आसानी से रोक दिया गया। पिछले लगभग 8 सालों में इजराइल इस रास्ते से कोई भी व्यापार नहीं कर पा रहा था। यह एक ऐसा समुद्री रूट था जिससे यूरोप आसानी से पूरे एशिया के देश जैसे भारत, चीन, जापान जैसे देशों से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने वाला सबसे छोटा और आसान समुद्री रास्ता था। इजराइल पर लगी पाबंदी को हटाने के लिए इजराइल इजिप्ट पर 29 अक्टूबर 1956 को हमला बोल देता है, जिसे सेकेंड अरब इजरायली वॉर या स्विज क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध को बाद में 3 नवंबर 1956 को ब्रिटेन और फ्रांस भी इजराइल की तरफ से ज्वाइन कर लेते हैं। 9 दिन तक चले इस युद्ध को इजराइल 7 नवंबर 1956 को जीत लेता है। इसके बाद आता है वो फेमस 6 डे वार, जिसमें इजराइल अकेला अरब के 6 देशों को 6 दिन में हरा देता है। साल 1967 में हुए थर्ड अरब इजरायली वार, जिसे 6 डे वार के नाम से भी जाना जाता है, यह इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद अरब के साथ लड़ा गया तीसरा युद्ध था, जो पूरे फिलिस्तीन का नक्शा ही बदल कर रख देता है, जिसमें एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ अरब के 6 देश थे। मुख्य रूप से इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन शामिल थे, बाकियों ने पीछे से सपोर्ट किया था। और यह युद्ध 5 जून 1967 को शुरू हुआ और 10 जून 1967 को खत्म हो गया। केवल 6 दिन तक चले इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई थी। इस युद्ध में इजराइल ने उन इलाकों पर भी कब्जा कर लिया जो जॉर्डन और इजिप्ट के पास फिलिस्तीन के कब्जा हुए इलाके थे। पहले अरब इजराइल युद्ध में जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था और इजिप्ट का गाजा पट्टी पर कब्जा हो गया था। लेकिन इस बार हुए 6 डे युद्ध में इजराइल ने सभी इलाकों को जॉर्डन और इजिप्ट से छीन लिया और उन पर खुद अपना कब्जा कर लिया। अब फिलिस्तीनी लोगों के पास कोई देश नहीं था। एक टाइम पर जहां फिलिस्तीन के लोगों के पास पूरा देश हुआ करता था, अब पूरी तरह से उस जगह पे इजराइल का कब्जा हो चुका था। ज्यादातर फिलिस्तीन के लोग या तो इजरायली वाले कब्जे इलाकों पर ही फंस के रह गए या तो पड़ोसी देश जॉर्डन, इजिप्ट में चले गए और रिफ्यूजी की तरह रहने लगे। इस पूरे विवाद को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन लाया गया, जिसमें 2 देश होंगे। एक यहूदियों के लिए देश होगा, एक फलस्तीनियों के लिए देश होगा। दोनों देश आजाद होंगे, जिसमें एक इजराइल नाम का देश होगा, दूसरा फिलिस्तीन नाम का देश होगा। साल 1993 में अमेरिका की अगुवाई में 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए ओस्लो समझौता लाया गया, जिसमें फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO के यासार अराफात और इजरायली प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए। समझौते में PLO यानी फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को इजराइल को एक आजाद देश की मान्यता देने के लिए कहा गया और यही नहीं, आगे से कोई भी हिंसा करने में पाबंदी लगा दी गई। और फिर गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को फिलिस्तीन के लोगों को दिया गया, जो कि लिमिटेड सेल्फ ऑटोनॉमी रहेगा, यानी इनके पास बहुत कुछ अधिकार नहीं होंगे। फिलिस्तीन के लोग इतने में ही खुश हो गए कि चलो कोई जगह तो मिली रहने के लिए, और ये उम्मीद थी कि एक दिन फिलिस्तीन भी एक इंडिपेंडेंट देश होगा जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम होगी। यरूशलेम में ही मुस्लिम लोगों की दूसरी सबसे पवित्र माने जाने वाली मस्जिद अल अक्सा मस्जिद है। हालांकि सब लोग इस समझौते से खुश नहीं थे। साल 1987 में बना एक ग्रुप हमास, जिसे फिलिस्तीन में बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी लोगों से समर्थन मिल रहा था, एक्टिव हो गया और उसने लगातार कई आत्मघाती हमले किए, जिसमें कई लोग मारे गए। इसके बाद लगातार वायलेंस बढ़ते गए। साल 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन एक समझौता करने के लिए फिलिस्तीनी नेता अराफात और इजरायली प्रधानमंत्री से मुलाकात की, शांति के लिए बात करने के प्रयास किए, लेकिन प्रयास विफल रहा और तब से ये 2 स्टेट सॉल्यूशन पर समझौता हो ही नहीं पाया, जिसको लेकर हमास लगातार इजराइल को टारगेट करता रहता है। और रिसेंट में ही देखा गया था 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर लगभग 5000 रॉकेट दाग दिए थे, जिसके बाद इजराइल ने गाजा पर हमला बोल दिया और कसम खाएगी जब तक गाजा से हमास का नामो निशान नहीं मिट जाएगा तब तक ये हमास में हमला होता रहेगा। पर अब इजराइल की कार्रवाई से केवल हमास को नहीं, पूरे गाजा के आम नागरिकों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, जिसके बाद दुनिया के कई देशों ने इजराइल से युद्ध रोकने और सीज फायर की बात कही है। और इसी के चलते भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में बात कही है। आपको क्या लगता है कि अब इजराइल को हमास पर हमला रोक देना चाहिए या फिर इजराइल को तब तक गाजा पर हमला करना चाहिए जब तक पूरी तरह से हमास खत्म नहीं हो जाता है? वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।